एप्लीकेशंस के बारे में। आज हम बात करेंगे कि कंप्यूटर एक्चुअल में जो है किन 2 चीज़ों कौन से 2 पार्ट्स कंप्यूटर के हमने डिस्कस करने हैं, कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है। कंप्यूटर सिस्टम को एक्चुअल में डिवाइड किया गया है 2 सब सिस्टम में, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। अगर बात की जाए आगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हमारे पास वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर्स को बताते हैं कि एक्चुअल में इसमें क्या काम परफॉर्म करना है। सबसे पहले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आगे 2 मेन कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। अगर आप ये लेक्चर देखें तो लिखा भी गया है कि अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर इन मशीन कोड दैट टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड हाउ टू परफॉर्म द गिवन टास्क ऑफ द यूजर इज़ नोन एज़ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कि कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर मशीन को बताई जाती हैं कि तुमने क्या काम परफॉर्म करना है। वो आपको पहले भी मैंने बताया था कि वो इंस्ट्रक्शंस बताने वाला कौन होता है? यूज़र होता है। अब कंप्यूटर को जब आगे 2 मेन कैटेगरीज़ में क्लासिफाइड किया गया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को सॉरी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को उसमें आती है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो भी अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स हैं यूज्ड टू सॉल्व पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स बाय यूजर्स थ्रू कंप्यूटर इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो यूजर्स बनाता है और कंप्यूटर को दी जाती हैं कि वो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को, इस पर्टिकुलर एग्जांपल को या इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करें। अब सबसे पहले बात की जाती है कंप्यूटर की जैसे आपको बता दूँ मैं कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो फुली कंप्यूटर पर डिपेंडेंट नहीं होते। वो आपके बहुत से यूज़र फ्रेंडली होते हैं, यूज़र को अपने हर यूज़र से लिंक करे होते हैं अपनी प्रॉब्लम के। जैसे एमएस वर्ड हो गया, एमएस वर्ड में आप वर्ड इंस्टॉल करना चाहते हैं, एक्सेल इंस्टॉल करना चाहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट, पावर पॉइंट्स हो गई, इस तरह की चीज़ें, कोई गेम हो गई जो आपके लिए ज़रूरी है, मीन कि आप अपने नीड को देखते हुए, यूज़र अपनी नीड को देखते हुए कंप्यूटर में वो चीज़ इंस्टॉल करता है या उसको प्रोग्राम करता है। बात आ जाती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर में अगर बात की जाए तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स दैट आर टू मेजर कैटेगरीज ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर जस्ट as the process just as the process is the nucleus of the computer system. The operating system is the nucleus of all software activity. मीन आप ये कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एक्चुअल में कंप्यूटर का न्यूक्लियस होता है, मीन कि जो तमाम कंप्यूटर की तमाम एक्टिविटीज़ को क्या कर रहा होता है, मॉनिटर कर रहा होता है, एग्जीक्यूट कर रहा होता है। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है आपके कंप्यूटर को रन करने के लिए, क्योंकि आपका कंप्यूटर जो है तो वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर पर डिपेंडेंट होता है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया जो परफॉर्म करता है बेसिक टास्क वगैरह को परफॉर्म करता है, जैसे कि रिकग्नाइजेशन इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, आपकी इनपुट से क्या कीबोर्ड आ रही है, आप कौन सी डिस्प्ले स्क्रीन पे क्या आउटपुट भेज रहे हैं, ट्रैक रखता है आपकी सारी फाइल्स का, डायरेक्टरी जो डिस्क में है, कंट्रोल कर रहा होता है तमाम आपकी जो पार्ट्स होते हैं ना, हार्डवेयर पार्ट्स जो होते हैं, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, बाकी सारी चीज़ हो गई, इन सबको कंट्रोल कर रहा होता है कंप्यूटर को कम्युनिकेट करवाने के लिए, कंप्यूटर में काम परफॉर्म करवाने के लिए। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या बात आ रही है नेक्स्ट के इट इज़ द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड इनटू द मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न्ड ऑन एंड इन अ सेंस ब्रिंग लाइफ टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। मीन कि ये वो प्रोग्राम होता है जैसे ही आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं तो आपकी मेमोरी में ये लोड होता है। इट्स मीन कि ये आपकी कंप्यूटर को एक ज़िंदगी देता है, आपका कंप्यूटर काम करने के काबिल बनाता है उसे। विदाउट इट यू कैन नॉट यूज़ योर कंप्यूटर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर फिर इवन इस सिस्टम के बगैर आप जो कंप्यूटर में अपने लिए जैसे वर्ड कर रहे हैं, एमएस वर्ड कर रहे हैं, कोई गेम कर रहे हैं, विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर आप उनको भी अपने लिए कंप्यूटर में एक्सेस नहीं कर सकते, रनेबल नहीं बना सकते। मीन आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर जो है कंप्यूटर में जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है सॉरी, वो आपका एज आ आप यूँ करें कि एक ज़िंदगी का काम करता है। आपके कंप्यूटर को एक ज़िंदगी देता है, वो ये इस एबल बनाता है उसको कि वो सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सके, इवन आपके एप्लीकेशन प्रोग्राम्स भी जो हैं। मीन कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ कंप्यूटर कुछ भी नहीं है, आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आप कुछ काम नहीं परफॉर्म कर सकते, आप कोई भी काम नहीं कर सकते विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के अंदर। अब आपके पास मीन जो भी जिस किस्म के भी प्रोग्राम आपके आते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आगे कुछ भी आगे, वो आपके कंप्यूटर को सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प करने में मदद करता है। कुछ आ जाती है एग्जांपल ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स। देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम्स जो है वो आपके कंप्यूटर को कंट्रोल रिसोर्सेज को कंट्रोल करता है, मैनेज करता है। यूटिलिटी प्रोग्राम्स कौन से हैं? जिसमें वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर आ गया, बैकअप सॉफ्टवेयर आ गया, स्कैन डिस्क आ गया, डिस्क डिफ्रेगमेंटेटर आ गया, मतलब आपकी डिस्क को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में, उसमें वायरस को साथ साथ स्कैन कर रहा होता है कि आपकी डिवाइस कोई आपका जो डाटा है वो इनक्रिप्ट ना हो जाए, डिक्रिप्ट ना इनक्रिप्ट ना हो जाए, मीन उस पर कोई वायरस अटैक ना कर ले। बैकअप ले रहा होता है आपके सॉफ्टवेयर का कि आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जो भी आपके ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनका ऑटोमेटिकली बैकअप लेना होता है उसने। आपकी डिस्क को स्कैन कर रहा होता है, अननेसेसरी चीज़ों को रिमूव कर रहा होता है।
ये सारी चीज़ें आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कर रहा होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, बैकअप सॉफ्टवेयर आपको आगे डिटेल में इस सॉफ्टवेयर दैट असिस्ट यू इन बैकिंग अप योर फाइल्स एंड इवन द एंटायर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, कि आपके कंप्यूटर में बैकअप ले रहा होता है तमाम आपके सॉफ्टवेयर का, तमाम आपकी वो फाइल्स का, जो नेसेसरी फाइल्स होती हैं उनका बैकअप लेके आपकी हार्ड ड्राइव में सेव कर रहा होता है लॉन्ग टर्म के लिए। ScanDisk is a utility provided with Windows computers. ScanDisk scans your disk to see if there are any potential problems on the disk, such as bad disk areas. मीन कि आप ScanDisk करना कि आपकी तमाम प्रॉब्लम्स को, आपकी तमाम डिस्क के, मीन के कुछ डिस्क का बैड एरियाज में आपका कोई डाटा सेव ना हो रहा हो, लाइक आपके डाटा को बार बार सेव कर रहा होता है, कोई डिस्क में प्रॉब्लम ना आ रहा हो। तो ये सारी चीज़ें आपका कौन देख रहा होता है? आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर देख रहा होता है, ऑटोमेटिकली जो काम वो परफॉर्म कर रहा होता है। डिटेल में आप लोग लेक्चर से स्टडी कर लीजिएगा, सेल्फ स्टडी। मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे रही हूँ। कंप्यूटर हार्डवेयर की अगर बात की जाए तो पहले हमने बात की थी कि कंप्यूटर को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। सबसे पहले कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर आए थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हमने डिटेल में देख लिया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर को बता रहा होता है कि कंप्यूटर में क्या परफॉर्म करना है। उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गए थे जो यूजर फ्रेंडली, मगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आपके डिपेंडेंट होते हैं कंप्यूटर पे ही। मीन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर आप कंप्यूटर्स के साथ कुछ नहीं कर सकते। उसमें बात आई थी हमारे पास जब हमने सॉफ्टवेयर की बात की थी, सॉफ्टवेयर में 2 कैटेगरीज़ की बात करने के बाद हमारे पास आया था तो कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर की बात की जाए तो आपको पता है हार्डवेयर का माइंड में आते ही आपको एक चीज़ आ जाती है कि एनी टेंजिबल पार्ट, की कोई भी टचेबल पार्ट जो होता है वो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है। इसमें इनपुट डिवाइस आ गई, आउटपुट डिवाइस आ गई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, स्टोरेज डिवाइस है। इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं कि जो इससे आप कोई भी इंस्ट्रक्शंस आप कंप्यूटर के अंदर इंटर कर रहे होते हैं, जिसमें आपके आ गया कीबोर्ड आ गया, कोई कमांड सेलेक्ट करके आप माउस के थ्रू, माउस आ गया, माउस के थ्रू इनपुट कर रहे हैं, टच स्क्रीन आ गया, माइक्रोफोन्स के थ्रू आपकी इनपुट हो रही होती है, स्कैनिंग डाटा आप कर रहे होते हैं, वो आपकी इनपुट डिवाइस है। इसी तरह आपकी बहुत सी इनपुट डिवाइसेस है जिनके वो डिवाइसेस जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के अंदर कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस इंटर कर रहे होते हैं, कोई ना कोई डाटा दे रहे होते हैं, वो आपकी इनपुट डिवाइस होती है। इनपुट डिवाइसेस ने आगे बता भी दिया है कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, डिजिटल कैमरा है, ऑप्टिकल बारकोड रीडर है, ऑप्टिकल बार मार्क रिकॉग्नाइजेशन है, टच स्क्रीन है, जॉयस्टिक है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन आपकी है। कीबोर्ड है आपका स्टिल द कॉमनेस्ट वे ऑफ कीबोर्ड, जो आपके पास एंटरिंग इन्फॉर्मेशन इनटू द कंप्यूटर, आपके पास कॉमन वे है जो जिससे आप डाटा को क्या कर रहे थे, इंटर कर रहे थे। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी बहुत कॉमनली यूज हो रही होती है, जो आपके कंप्यूटर के इंटरफेस को बाय क्लिकिंग आप उसको बता रहे होते हैं कि तुमने क्या काम परफॉर्म करना है। स्कैनर्स आपको अलाउ करता है कि आप प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर कन्वर्ट करें। माइक्रोफोन्स आपकी इनपुट डिवाइस है यूज टू इंटर द साउंड सिग्नल्स ऑफ यूजर्स इनटू द कंप्यूटर, इनके साउंड सिग्नल्स को इंटर कर रहे थे, आपकी वॉइस को मिक के थ्रू आप इंटर कर रहे थे कंप्यूटर के अंदर कोई स्टोरेज स्टोर करवाने के लिए। डिजिटल कैमरा आ गया। डिजिटल कैमरा इज एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू टेक पिक्चर एंड टू स्टोर डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर इन डिजिटल फॉर्म, के आपकी ये इनपुट ले रहा होता है, डायरेक्टली कंप्यूटर से ले रहा होता है और आप डिजिटल की फॉर्म में आप क्या कर रहा होता है कंप्यूटर को, मीन जो आपकी पिक्चर्स वगैरह हैं वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर रहा होता है। ऑप्टिकल बारकोड रीडर आपने बहुत सी स्टोर्स वगैरह पे देखा होगा जहाँ पे आप एज अ इनपुट ऑप्टिकल बारकोड कोई भी आप चीज़ परचेज़ करते हैं तो उसका एक कोड होता है जो आप उस डिवाइस के थ्रू उसको एंटर करवाते हैं और उस कोड के थ्रू उसकी इन्फॉर्मेशन, वो क्या प्रोडक्ट है, उसकी प्राइस है, तो वो सारी आपकी स्क्रीन पर एंटर हो जाती है। मीन आप एक ऑप्टिकल बारकोड रीडर मशीन के थ्रू ही उसको क्या करवा रहे होते हैं, कंप्यूटर के अंदर इनपुट दे रहे होते हैं। ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस कैन सेंस मार्क ऑन कंप्यूटर रीडेबल पेपर, के आपके कुछ मार्क्स होते हैं जो पेपर पर रीडेबल, कंप्यूटर के लिए वो रीडेबल बनाता है डिवाइस यूज की जाती है, जो आप उससे भी आप कंप्यूटर के अंदर क्या कर रहे होते हैं, डाटा को एंटर कर रहे होते हैं। टच स्क्रीन है, आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे टच करते हुए उसको बता रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ कौन सा ऑपरेशन तुमने क्या करना है, परफॉर्म करना है, वो भी आपकी एक इनपुट होती है, इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को इनपुट दे रही होती है। जॉयस्टिक आ गई। द मेन फंक्शन ऑफ जॉयस्टिक इज टू प्ले टू कंप्यूटर गेम्स बाय कंट्रोलिंग द वे दैट समथिंग मूव्स ऑन द स्क्रीन। मीन जॉयस्टिक एक ऐसी इनपुट डिवाइस है जिससे आप अगर कोई गेम वगैरह खेल रहे हैं तो आप उसके थ्रू उस गेम को क्या कर रहे होते हैं, कंट्रोल कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कि क्या क्या तुमने स्क्रीन पे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, गेम को मेन की कंट्रोल कर रहा होता है। मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इज सिमिलर टू द ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन इज यूज्ड एक्सक्लूसिव बाय द बैंक इंडस्ट्री। मेन की वही बात है कि ये बैंक इंडस्ट्री में एक वैसा ही मार्क रिकॉग्नाइजेशन है जो आपकी बैंक इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है सबसे ज़्यादा। रिवर्स आर यूज्ड टू बैंकिंग इंडस्ट्री टू रीड द अकाउंट नंबर, चेक वगैरह को पढ़ने के लिए आपका क्या होता है, एक स्पेशल इंक करेक्टर होता है जो आपकी बैंक में ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा था, जो चेक नंबर या अकाउंट नंबर आपके पढ़ने की रीड आउट करता है आपकी उन चीज़ों को। अब आ जाती है हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस मेनली इसको नॉर्मली कैटेगराइज किया गया, सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी आउटपुट है,
साउंड आउटपुट है, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट देंगे, आउटपुट रिसीव्ड ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन, कि वो आउटपुट जो आपकी स्क्रीन पर रिसीव हो रही होती है, डिस्प्ले हो रही होती है, वो भी एक आउटपुट होती है, बट वो सॉफ्ट कॉपी में आउटपुट होती है। जब आप उसको प्रिंट ले लेते हैं तो वो आपकी हार्ड कॉपी आउटपुट बन जाती है। साउंड आउटपुट रिसीव्ड इनटू द फॉर्म ऑफ साउंड इज कॉल्ड द साउंड आउटपुट, कि आपकी कोई भी फॉर्म साउंड की वॉइस की सूरत में जब आप रिसीव करते हैं तो वो आपकी साउंड आउटपुट होती है। इसमें हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में इसने बता दिया, मॉनिटर है, प्लेटर्स हैं। प्लेटर्स, मॉनिटर को आप लोग सारे जानते हैं कि आपकी स्क्रीन पर जो भी कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है वो आपका मॉनिटर होता है। प्लॉटर इज अ स्पेशल आउटपुट डिवाइस यूज टू प्रोड्यूस हार्ड कॉपी ऑफ ग्राफ्स एंड डिज़ाइन ऑन द पेपर। मीन कि ये भी एक मशीन है जो आपकी स्पेशली हार्ड कॉपीज ग्राफ जनरेट करती है, पेपर पर डिज़ाइन करी होती है। प्लॉटर के थ्रू आप प्रिंट ले देते हैं, ग्राफ को फॉर्मेट करे होते हैं, मैप्स वगैरह बना रहे थे। ये ज़्यादातर कहाँ पर यूज़ हो रही थी, इंजीनियरिंग ड्राइंग में। स्पीकर है जिसे आप आई मीन म्यूज़िक वगैरह, मोस्ट कॉमन एक एग्जांपल मैं इसकी दूँ तो म्यूज़िक वगैरह आप लोग सुन रहे होते हैं। प्रिंटर आ जाता है, प्रिंटर आपकी मीन कोई भी आप सॉफ्ट फॉर्म में कोई चीज़ है तो उसको एज अ प्रिंटर हार्ड फॉर्म में प्रिंट ले रहे होते हैं, जैसे आप अपनी असाइनमेंट बना के तो उसका एक प्रिंट जनरेट करवा कर सबमिट करवाते हैं। टू टाइप ऑफ प्रिंटर्स आ जाती हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके पास आ जाता है कि इम्पैक्ट प्रिंटर कैरेक्टर एंड ग्राफिक्स ऑन द पेपर विद द स्ट्राइक ऑफ हैमर ऑन अ रिबन, के वो जो पहले आपके लाइक एक एक इसमें भी आगे डिफरेंट टाइप्स आती हैं जो आपके ना मीन आप कोई भी चीज़ टाइप करके करते हुए उसका प्रिंटर निकालते रहते थे। इसकी अगर एग्जांपल ली जाए तो टाइपराइटर आपका बहुत पहले जो यूज़ किया जाता था, अब आपके पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं जो पूरे पेपर की एज अ आउटपुट आपकी क्या कर रहे होते हैं, जनरेट कर रहे होते हैं। इसकी अगर कॉमन एग्जांपल्स ली जाएँ तो अगर बताया जाए तो इसके फीचर्स क्या है, नॉन इम्पैक्ट में फास्टर होता है क्योंकि वो लाइन बाय लाइन करके को वो कर रहा था। प्रिंट हाई क्वालिटी आउटपुट देता है, प्रोड्यूस नो नॉइज़, नॉइज़ कोई जनरेट नहीं कर रहा। आपको पता है कि टाइपराइटर अब टक 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 आपकी जनरेट हो रही होती है, कि नॉइज़ जनरेट हो रही होती थी। इसमें अगर एग्जांपल देखी जाए इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तो लेज़र प्रिंटर है आपका, इंकजेट प्रिंटर है। बात की जाती है इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट प्रिंटर आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि इम्पैक्ट प्रिंटर आपका लाइक का टाइपराइटर, एक हमर होता है, रिबन होता है, उसपे आप वो बार-बार एक प्रेस कर रहे होते हैं और दैट्स आगे वो प्रिंट निकाल रहा होता है। इसमें डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ जाता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारे पास दैट हमरिंग पिन्स ही यूज़ कर रहा होता है, इंक रिबन टू लीव इंक इम्प्रेशन ऑन द पेपर के मीन रिबन्स पे इंक लगी हुई होती है और जब आप वो हमर के थ्रू इनको प्रेस करते हैं तो वो एक पेपर पे इम्प्रेशन छोड़ते हैं, जैसे भी आपने कोई भी चीज़ टाइप करवानी हो। हार्ड कॉपी पे प्रिंटिंग वन कैरेक्टर एट अ टाइम प्रिंट करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे पास इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है। इंकजेट प्रिंटर है द प्रिंट बाय स्प्रेइंग इंक ऑन द पेपर, मीन कि आपकी इंक को स्प्रे करते हुए पेपर पे आप क्या कर रहा होता है, आउटपुट जनरेट कर रहा होता है। बीइंग ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर impact type that cannot be used to produce multiple copies of a document in a single printing, कि मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करा था डॉक्यूमेंट में एक सिंगल प्रिंटिंग के थ्रू। लेजर प्रिंटर आ जाता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में। एग्जांपल लेजर प्रिंटर में आपको फास्टेस्ट एंड हाई क्वालिटी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर मोस्ट एक्सपेंसिव देन इंकजेट प्रिंटर एंड देयर प्रिंट क्वालिटी इज आल्सो हायर ऑब्वियसली। The printer quality and the printing speed of laser printer make them ideal for offices and business. The price of laser printer depends on the quality and printing speed, कि आपकी क्वालिटी क्या रखते हैं आप, प्रिंटिंग की स्पीड क्या रखना चाह रहे हैं उससे उसकी डिपेंड करती है। द कलर प्रिंटर्स आर मोस्ट कॉस्टली देन ब्लैक विद लेजर प्रिंटर। आपका कलर प्रिंटर जो है तो वो कॉस्टली है बहुत ज़्यादा एज कम्पेयर टू लेजर प्रिंटर के। द हायर द रेजोल्यूशन एंड द स्पीड द मोर एक्सपेंसिव द प्रिंटर। बात आ जाती है, हमने बात कर दी है आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइसेस की, बहुत अच्छे से बात की है। इसमें हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में आपके पास आ जाता है मॉनिटर है, स्पीकर्स हैं, प्रिंटर है। प्रिंटर में आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आ जाती है। जब हमने कंप्यूटर की बात की थी तो कंप्यूटर के कुछ पार्ट्स की बात की थी, आउटपुट डिवाइसेस की बात की थी, इम्पैक्ट इनपुट डिवाइसेस की बात की थी। अब हम लोग बात करें मेमोरी की स्टोरेज डिवाइसेस की बात की थी। उसमें हमारे पास आ जाती है मेमोरी। मेमोरी आपके पास एक चिप होती है जिसमें आप कंप्यूटर अपना क्या कर रहा होता है, डाटा को स्टोर कर रहा होता है। कोई भी काम परफॉर्म परफॉर्म करने के लिए डाटा को स्टोर करता है, या तो फिर परफॉर्म करने के बाद उसकी आउटपुट स्टोर करता है, लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करता है। अब इसमें हमारे पास जो टाइप ऑफ मेमोरी आ जाती है, सबसे पहले आती है हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी व्हेन द कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन, कि जब आपका कंप्यूटर पावर ऑन किया जाता है, सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स लोडिंग इनटू द रैम फॉर द स्टोरेज डिवाइस एज अ हार्ड डिस्क, कि कुछ फाइल्स जो होता है वो रैम से स्टोर कर रहा होता है जो कि आपकी हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं। देन ऑपरेटिंग सिस्टम रिमेन्स इन रैम एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर हैज कंटिन्यूस पावर, के मीन जब आपकी रैम में लोड हो जाती है फिर कंप्यूटर उस पर क्या कर रहा होता है, काम परफॉर्म करता है। होल्ड इट्स डेटा एज लॉन्ग एज द कंप्यूटर इज स्विच ऑन,
ये तब तक डाटा को अपने पास स्टोर रखता है जब तक आप कंप्यूटर को स्विच ऑन रखते हैं। जैसे ही आपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ रखा तो ये सारा डाटा क्या कर लेता है, रैम से रिमूव कर देता है। इसकी डायरेक्टली क्या है कि डायरेक्टली एक्सेस एज इट कैन बी बोथ रिटर्न टू अ रीड फ्रॉम इन एनी ऑर्डर, कि ये डायरेक्टली एक्सेस होता है, या तो आप रीड कर सकते हैं उस मेमोरी से कोई भी डाटा रीड करना चाह रहे हैं, या आप क्या करना चाह रहे हैं, राइट करना चाह रहे हैं। अब रीड ऑनली मेमोरी का हमने पढ़ लिया। अब रैंडम एक्सेस मेमोरी आ जाती है। रैंडम वही सॉरी रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट। इसके बाद अभी हमने रीड ऑनली मेमोरी की बात नहीं की, रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात की। रैंडम एक्सेस मेमोरी में हमारे पास आ जाता है एस रैम और डी रैम, दो मेमोरीज में इसको डिवाइड किया गया। डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ द कॉमन टाइप ऑफ रैम यूज टू स्टोर डाटा इन इंस्ट्रक्शन, कि ये बहुत कॉमन टाइप है रैम की जो डाटा को स्टोर करती है और इंस्ट्रक्शन को। इन ऑर्डर टू मेंटेन डाटा इन डी रैम चिप, द चिप इज रिफ्रेश फ्रिक्वेंटली, कि जो डाटा आपने डी रैम में मेंटेन करा होता है वो फ्रिक्वेंटली क्या हो रही होती है, रिफ्रेश हो रही होती है। अदरवाइज डाटा में बी लॉस्ट, क्योंकि आपका क्या हो सकता है, डाटा लॉस्ट हो सकता है। ड्यूरिंग द रिफ्रेशिंग प्रोसेस द सीपीयू हैज़ टू वेट टू रीड एंड राइट डाटा इन डी रैम, कि जब वो रिफ्रेश कर रही होती है तो उसके दौरान आपके डी रैम को क्या, सीपीयू को क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। इट बिकॉज डी रैम डिक्रीज द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द कंप्यूटर। इसकी वजह से आपके डी रैम क्या कर रही है कि स्पीड डिक्रीज कर लेती है। ऑब्वियसली आपका सीपीयू कोई काम परफॉर्म कर रहा है और पीछे से आपकी डी रैम जो टाइप मेमोरी है वो क्या करना शुरू हो गई है, अपना डाटा जो उसके पास था वो रिफ्रेश करना स्टार्ट होगी। तो इट मीन सीपीयू को क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा जब तक वो रिफ्रेश होकर उसको सिग्नल जनरेट नहीं करती। तो इट्स मीन आपका जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग है वो इसकी वजह से क्या हो जाती है, कुछ डिले हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। SRAM स्टैटिक डायनेमिक रैम है। इट इज फास्टर देन DRAM बिकॉज इट डज नॉट हैव टू बी रिफ्रेश फ्रिक्वेंटली। इसको रिफ्रेश करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है फ्रिक्वेंटली, और ये सीपीयू को वेट भी नहीं करना पड़ता कि रीड एंड राइट इंस्ट्रक्शन के लिए। हाउएवर आर मोर एक्सपेंसिव देन DRAM, ये DRAM से एक्सपेंसिव है, स्पेशली एप्लीकेशन सच एज कैशे यूज SRAM चिप। मीन कैशे आपकी जो एक मेमोरी की टाइप है वो आपकी SRAM चिप को यूज़ करती है। कैशे में आगे आपको एक्सप्लेन करूँगी फर्दर कि कैशे एक्चुअल में क्या चीज़ है। ये भी एक मेमोरी है, फास्टेस्ट मेमोरी है। डिफरेंस बिटवीन SRAM एंड DRAM, ये आप लोगों को इसी से आइडिया हो जाएगा कि एक की स्पीड जो है SRAM है फास्टर देन एज कम्पेयर टू DRAM, और SRAM जो है वो स्टैटिक है, DRAM डायनामिक है। SRAM कंज्यूम करती है लेस पावर देन DRAM, और SRAM यूज मोर ट्रांजिस्टर्स पर बिट फॉर मेमोरी कंपेयर टू DRAM। अब क्या है कि SRAM जो है तो वो आपकी मोर ट्रांजिस्टर्स यूज़ करती है, अपनी इनके चिप्स यूज़ करती है, ज़्यादा यूज़ करती है चिप कंपेयर टू DRAM कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए। SRAM जो है हमारी मोर एक्सपेंसिव देन DRAM, और चीपर DRAM इज यूज्ड इन मेन मेमोरी वाइल SRAM इज कॉमनली यूज्ड इन कैशे। अब चीपर DRAM यूज़ हो रही होती है मेन मेमोरी में, और SRAM यूज़ हो रही होती है आपकी कॉमनली यूज़ हो रही होती है कैशे मेमोरी में। बात आ जाती है हमारे पास रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है हमारे पास रोम है, कंटेन इंस्ट्रक्शंस दैट आर परमानेंटली स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर व्हेन द मैन्युफैक्चर द चिप। अब ये वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो जस्ट रीड ओनली होती हैं, और इसको कस्टमर जो होता है आपका मीन जो मैन्युफैक्चरर होता है, बनाने वाला जो होता है, वो उन इंस्ट्रक्शंस को परमानेंटली स्टोर करता है। आप उन इंस्ट्रक्शंस को चेंज नहीं कर सकते। In fact, recording data instructions permanently into this kind of memory is called burning into the data. मीन के जब आप इसको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, परमानेंटली रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कोई भी डाटा इस पर मेमोरी में, तो आप उसमें बर्न कर रहे होते हैं डाटा। मीन के वो फर्दर आप उसको यूज नहीं कर सकते कहीं पे, मीन की चेंज नहीं कर सकते। द इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन रोम कैन ओनली बी रीड बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। रीड की जा सकती है बट उनको चेंज नहीं किया जा सकता। दिस इज द रीजन वाई इट इज कॉल्ड रीड ओनली मेमोरी। इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। रीड ओनली मेमोरी में बात आ जाए कि रीड ओनली मेमोरी इनफैक्ट रिकॉर्डिंग, अच्छा ठीक है, ये हमने कर लिया। सेमी कंडक्टर चिप प्रोग्राम एट द टाइम इट्स मैन्युफैक्चर एंड इट नॉट रीप्रोग्रामेबल बाय द यूजर, कि ये तब बनाई जाती है, चिप प्रोग्राम की जाती है जब मैन्युफैक्चरर कोई काम कंप्यूटर को बना रहा होता है, और ये सेमी कंडक्टर चिप प्रोग्राम्ड होती है, एक ही वक्त बनती है, और इसको मैन्युफैक्चरर ही बनाता है और इसको यूज़र चेंज नहीं कर सकता। इट इज़ नॉट वोलेटाइल मेमोरी, मीन कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। द कंटेंट ऑफ रोम आर नॉट लॉस्ट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, कि इसमें कंटेंट आपके लॉस नहीं होते, जैसे भी कंप्यूटर टर्न ऑन करें या ऑफ करें आपके कंप्यूटर परमानेंटली इससे स्टोर हो रहे होते हैं। The ROM contains the basic input-output BIOS, which is a set of instructions that are automatically activated when the computer is turned on। ये तो कुछ इसमें इनपुट आउटपुट सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर के लिए बहुत ही नेसेसरी होती हैं। जैसे ही कंप्यूटर हम ऑन करते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती हैं। When the computer is turned on, it means that computer use the instructions of ROM at the time of booting of for the following purposes। कि जब कंप्यूटर आपका टर्न ऑन है तो इट्स मीन रोम की वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो यूज़ की जा रही हैं किसी भी पर्पज़ के लिए, जब भी जैसे भी आप अपना सिस्टम बूट करते हैं या कुछ भी। तो चेक डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम
इसमें ये है कि आप डिफरेंट यूनिट्स चेक की जाती हैं कंप्यूटर सिस्टम टू लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू द कंप्यूटर मेमोरी। आप लोड कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, कंप्यूटर मेमोरी में लोड करता है। ऑब्वियसली मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका सिस्टम जब ऑन होता है तो मेमोरी में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा होता है। तो ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो ऑलरेडी कंप्यूटर में लिख दी गई होती हैं कि जैसे ही सिस्टम ऑन हो रहा है तो आप उसको मेमोरी में क्या करो, लोड करो उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम के इंस्ट्रक्शंस को। Data can be read by the CPU in any order, so ROM is also डायरेक्ट एक्सेस के आप डाटा इसमें सीपीयू ने रीड करना होता है और ये इसीलिए डायरेक्ट एक्सेस होती है उसको। द कंटेंट ऑफ रोम आर फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कि आप इसके कंटेंट जो भी आप बनाएंगे मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही, जैसे आपका कंप्यूटर बन रहा होता है तो आप उसके दौरान इसकी कंटेंट को राइट अप करते हैं। टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी, आपकी रीड ओनली मेमोरी की कुछ टाइप्स हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। वो टाइप कौन सी आती हैं? पी रोम आता है, ईपी रोम आता है और डबल ईपी रोम आता है। टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी, पी रोम क्या है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, ब्लैंक रोम चिप ऑन विच द यूजर कैन राइट हैज इट ऑन प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन द डाटा बट ओनली वन। कि ये ब्लैंक चिप होती है, इसमें यूजर अपना प्रोग्राम लिख सकता है मगर एक ही दफ़ा लिख सकता है अपना प्रोग्राम यूजर। हाउएवर वंस द प्रोग्राम द डाटा इज रिटन इट कैन नॉट बी चेंज। वंस अगर एक दफ़ा वो प्रोग्राम इस चिप पर लिख गया तो वो फिर चेंज नहीं होगा। द प्रोग्रामर यूज माइक्रो कोड इंस्ट्रक्शन टू राइट इन्फॉर्मेशन ऑन टू द पी रोम चिप के ये प्रोग्रामर्स क्या कर रहे होते हैं? माइक्रो कोड यूज कर रहे होते हैं, इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे होते हैं अपना प्रोग्राम, अपनी कोई भी इन्फॉर्मेशन इस चिप पर लिखने के लिए। वंस द प्रोग्रामर राइट द माइक्रो कोड ऑन द पी रोम चिप इट फंक्शंस लाइक अ नॉर्मल रोम चिप। कि अगर वो पी माइक्रो कोड चिप पे अपना प्रोग्राम लिख रहे थे तो वो एज अ फंक्शन होता है जैसे रोम के नॉर्मल बाकी जो फंक्शंस उसमें परफॉर्म किए जाते हैं, लिखे जाते हैं। ईपी रोम की बात आ गई तो वंस रोम और पी रोम इज प्रोग्राम इट कंटेंट कैन नॉट बी चेंज। कि जब आप रोम या पी रोम को प्रोग्राम कर देते हैं इसके कंटेंट चेंज नहीं किया। हाउएवर देयर इज अनदर टाइप ऑफ मेमोरी चिप कॉल्ड ई पी रोम दैट ओवरकम दिस प्रॉब्लम। कि अब जब हमारे पास ये प्रॉब्लम आई थी, ऑब्वियसली प्रोग्राम लिखते हुए आप इतने वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामर्स नहीं होते, गलती हर एक से हो जाती है, कहीं पे कोई मिस्टेक हो जाए तो इसको ओवरकम करने के लिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए उन्होंने ईपी रोम को कहा। ईपी रोम क्या है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मीन कि जो आपने प्रोग्राम किया वो इरेजेबल ये मेमोरी है। इट अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर्म रीड ओनली मेमोरी like PROM is it is initially blank and the user or manufacturer can write his own program or data by using special devices। कि ये ब्लैंक होती है जो पी रोम होती है, तो इनिशियली ब्लैंक होती है और यूजर या मैन्युफैक्चरर उसमें क्या कर रहा है, अपना डाटा लिखता है स्पेशल डिवाइसेस को यूज करते हुए। अनलाइक पी रोम दैट डाटा रिटन इन ई पी रोम चिप कैन बी इरेज्ड बाय यूजिंग स्पेशल पर्पस डिवाइसेस एंड अल्ट्रा वायलेट रेज। कि मीन अब जब हमारे पास पी रोम का डाटा रिटर्न हो गया इन ई पी रोम में, ई पी रोम चिप में हमने लिखा, तो वो इरेजेबल हो जाएगा कुछ स्पेशल पर्पस डिवाइसेस के थ्रू, जैसे अल्ट्रा वायलेट रेज हो गई जिनके थ्रू हम उसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। The program or data written in EPROM chip can be changed and new data can also be added on this form of ROM। कि आप इसमें डाटा क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, न्यू डाटा इंटर कर सकते हैं। When EPROM is in use, the content can only be read। और इसके भी जब आप यूज किया जाता है तो इसके कंटेंट भी सिर्फ आप रीड कर सकते हैं। टाइप ऑफ रीड ओनली मेमोरी, डबल ईपी रोम आ गया, स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। अब ये इलेक्ट्रिकल आ गई रीड ओनली मेमोरी। द काइंड ऑफ ROM can be rewritten by using electrical devices and so data stored on the ROM chip can be easily modified। अब यहाँ पर ये जो डिवाइस आई, पहले जो डिवाइसेस आई उनमें क्या क्या प्रॉब्लम थे। अब ये डिवाइस जो आई, ये जो रैम आई आपकी, सॉरी डबल ई रोम, ये इलेक्ट्रिकल थी। ये उन दोनों से एज कम्पेयर टू क्या थी, ईजी थी। और उसमें यह है कि जो भी रोम में डाटा होता है वो आप लोग री राइट कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। बात आ जाती है कैशे मेमोरी की। कैशे मेमोरी में अब बात की जाए तो ये हमारे पास डाटा एंड प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस आर मूव फ्रॉम रैम टू सीपीयू रजिस्टर ड्यूरिंग डाटा प्रोसेसिंग। अब ये क्या करती है, कैशे मेमोरी का एक्चुअल में काम क्या है कि सीपीयू मोर करीब होते हैं रजिस्टर जो डाटा एक्सेस कर रहा होता है, सीपीयू जो डाटा एक्सेस कर रहा होता है, सॉरी वो रजिस्टर से कर रहा होता है। आपका डाटा पहले रैम में लोड किया जाता है, फिर रजिस्टर पे जाता है। तो रजिस्टर और रैम में डाटा लोड करने के लिए बीच में क्या यूज़ की जाती है, कैशे मेमोरी यूज़ की जाती है। इट इज़ मोस्ट टाइम कंज्यूमिंग मेथड एंड सीपीयू हैज़ टू वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम टू एक्सेस डाटा फ्रॉम मेमोरी। तो ये क्या करती है कि आपका टाइम बचा देती है, क्योंकि सीपीयू को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है आपका डाटा जो होता है मेमोरी से क्या करने के लिए, लोड करने के लिए। अब मेमोरी से लोड करेगा तो ऑब्वियसली उसको टाइम चाहिए होगा, इसलिए कैशे क्या करती है कि जो चीज़ अब रजिस्टर को आगे देनी है तो वो मेमोरी से ऑटोमेटिकली पहले ही लोड करके अपने पास रखी होती है और सीपीयू को इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है सीपीयू। कैशे मेमोरी इज सिमिलर टू रैम बट इज एक्सट्रीमली फास्टर देन रैम। It is normally used between RAM and CPU. Cache speeds up processing speeds of computer because CPU store frequently up processing speeds।
अब यहाँ पर इस सब का मतलब यही है कि आपकी कैशे मेमोरी क्या कर रही होती है कि अपकमिंग प्रोग्राम के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस चाहिए, परफॉर्म करने के लिए क्या इंस्ट्रक्शन चाहिए। तो कैशे उसको क्या करती है कि ऑलरेडी सीपीयू से उसको मिल रही होती है, सीपीयू से पता होता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस अब सीपीयू को देनी है, तो वो ऑलरेडी रैम से वो लोड करके अपने पास रख लेती है और रजिस्टर में सीपीयू को ट्रांसफर कर देती है। रजिस्टर जो होते हैं तो फास्टेस्ट होते हैं, सीपीयू उनको डायरेक्टली एक्सेस कर रहा होता है, तो वो वहाँ से सीपीयू से के रजिस्टर से सीपीयू में फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रजिस्टर में स्टोर हो रहे होते हैं। If the data is not there, the CPU read the data from the RAM into its register, but it also load a copy of the same data or instruction in cache memory। की वही बात है कि रजिस्टर की सेम कॉपी कैशे मेमोरी में स्टोर हो रही होती है। टाइप ऑफ कंपोनेंट्स आ जाते हैं, कंप्यूटर सॉरी टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आ जाती हैं। कंप्यूटर की कुछ 3 टाइप्स हैं। आपके पास एनालॉग कंप्यूटर हैं, डिजिटल कंप्यूटर हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर हैं। एनालॉग कंप्यूटर की अगर बात की जाए तो एनालॉग कंप्यूटर मीन्स कंटिन्यूसली वेरिंग इन क्वांटिटी। द एनालॉग कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट डाटा इन कंटिन्यूस फॉर्म के आपकी कंटिन्यूस फॉर्म में डाटा इनपुट ले रहे होते हैं। ओके, इट मीन दैट दीज कंप्यूटर एक्सेप्ट इनपुट एंड गिव आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल। इट मीन कि आपके एनालॉग फॉर्म में डाटा को लेंगे और एनालॉग फॉर्म में ही डाटा को आपकी क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। डिजिटल कंप्यूटर क्या आ जाएंगे कि वो डिजिट की फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में आपका डाटा लेंगे और 0 और 1 की फॉर्म में ही आउटपुट को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे। और हाइब्रिड कंप्यूटर क्या आ जाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर में उन्होंने जनरल पर्पस कंप्यूटर आ गए, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आ गए। जनरल पर्पस कंप्यूटर इज वन दैट इज बिल्ट फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। कि जनरल पर्पस कंप्यूटर आपके जो होते हैं वो बिल्ड किए जाते हैं स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। और जनरल पर्पस कंप्यूटर आपके कॉमनली जो जनरल पर्पसेस इंस्ट्रक्शंस के लिए कंप्यूटर यूज़ की जाती हैं। और आजकल हम जो भी यूज़ कर रहे होते हैं कंप्यूटर, हमारे जनरल पर्पस कंप्यूटर्स ही होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर इन दोनों को कंबाइन करते हैं कि एनालॉग भी लेते हैं और वो डिजिटल भी लेते हैं। मोस्टली यूज फॉर ऑटोमेटिक ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लिकेटेड फिजिकल प्रोसेसेस एंड मशीन। या कॉम्प्लिकेटेड जो फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं उनमें यूज की जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल आईसीयू एनालॉग डिवाइस माइट measure the patient temperature, blood pressure and other vital signals. These measurements which are in analog might then be converted into the number and supplied to digital components in the system. These components are used to monitor the patient। मीन के वहाँ पर ज़्यादातर यूज़ की जाती है जहाँ पे एनालॉग और डिजिटल दोनों डिवाइसेस के दोनों तरह के सिग्नल्स हमें चाहिए और फिर उनको एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया जा सके और डिजिटल से एनालॉग में कंप्यूटर को कन्वर्ट किया जा सके इन सिग्नल्स को, इंफॉर्मेशन को। डिफरेंस देख लेते हैं एनालॉग और डिजिटल का। डिफरेंस अगर हम लोग देखें एनालॉग और डिजिटल का, एनालॉग का एक्सेप्ट इनपुट डाटा इन कंटिन्यूस फॉर्म एंड आउटपुट इन मैयर इट मैयर एन स्केल। कि आपका डाटा जो भी है वो कंटिन्यूस फॉर्म में लिया जाता है, डिजिटल में डिजिटल फॉर्म में लिया जाता है। इसमें इट में है सम एरर इन आउटपुट, एरर आ सकते हैं मगर, और डिजिटल में आपकी कोई एरर नहीं होता। लो इंटरनल मेमोरी होती है इसमें, लार्ज इंटरनल मेमोरी होती है। बस ये कुछ आ जाती हैं उनके अकॉर्डिंगली। आप अगर देखें तो ये इट इज़ कास्टली है, इट इज़ लो इन कास्ट है, इट इज़ नॉट इजीली प्रोग्राम, ये इजीली प्रोग्राम नहीं किया जाता है और इट इज़ इजीली प्रोग्राम किया जाता है, इजीली प्रोग्राम किया जाता है। अब बात आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड एंड स्टोरेज कैपेसिटी। प्रोसेस कुछ कंप्यूटर्स हैं जिनकी बेसिक्स क्या हैं, उनकी स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड और इन चीज़ की बात की गई है, जिसमें सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की क्या चीज़ें हैं, कैसे वो करता है, कौन से कंप्यूटर्स हैं, ये आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिएगा, मैं लेक्चर्स अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। सुपर कंप्यूटर्स का क्या है, वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ की जाते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के लिए यूज़ की जाती हैं, इनको सुपर पावर कंप्यूटर कहा जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में आपके आ गए ड्रम टर्मिनल आ गया, इंटेलिजेंट टर्मिनल आ गया। डम टर्मिनल क्या क्या डज नॉट हैव इट्स सीपीयू एंड स्टोरेज डिवाइसेस। टर्मिनल यूज सीपीयू एंड स्टोरेज डिवाइसेस ऑफ द मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर का सीपीयू वगैरह चीज़ें यूज़ की जाती हैं। मिनी कंप्यूटर्स आगे जो आपके अपने आ जाते हैं, साइज में छोटे होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर्स आगे आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, हैंडहेल्ड डिवाइसेस। डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में क्या चीज़ है आपको पता है, ईजियर टू यूज़ हैं, यूज़र फ्रेंडली हैं। लैपटॉप तो आपकी उसी चीज़ को कम साइज़ में कर दिया गया। हैंडहेल्ड डिवाइसेस में आपके मोबाइल फ़ोन और इस तरह की चीज़ें आ गई। बात आ जाती है हमारे पास एस रैम, स्टैटिक रैम एंड डी रैम की। बात हम लोगों ने बहुत अच्छे से कर ली है, वो ऊपर हमने डिफ़ाइन किया है। इसमें दोबारा से आप इनके बारे में देख लीजिएगा, थोड़ा-थोड़ा, इतना ज़रूरी भी नहीं है एस रैम और डी रैम के बारे में। वो है कि जिस चीज़ के बारे में आप जितना पढ़ेंगे आपको उस चीज़ के बारे में उतना ही नॉलेज आपके पास होगा और आप उस चीज़ के बारे में उतने ज़्यादा क्लियर होंगे। बस ये आज का यहाँ तक ही था और फिर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये हमारा टॉपिक कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में कंप्लीट हुआ है।
कंप्यूटर बेसिक्स में हमने क्या-क्या चीज़ें डिस्कस की हैं। सबसे पहले हमने कहा कि कंप्यूटर खुद क्या चीज़ है, उसके 4 पार्ट्स हैं, फिर उन 4 पार्ट्स को आगे किस में डिवाइड किया गया। जैसे पहला अगर मैं वाइंड अप करूँ इस लेक्चर को, तो पहले पार्ट में हमें बताया था कि कंप्यूटर हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, देन आपके पास आ जाता था यूज़र्स आ रहे थे, यूज़र्स हैं, और फिर आपके पास आता था स्टोरेज डिवाइसेज़ हैं। हार्डवेयर में आ गया आपके पास, सॉफ्टवेयर में आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गए। हार्डवेयर में आपके पास आ गया इनपुट आउटपुट डिवाइसेज़ में आपके पास आ गई, इनपुट आउटपुट डिवाइस में हार्डवेयर आ गई। हार्डवेयर में आपके पास सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, प्रिंटर, ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद आपके पास आ जाता है में स्टोरेज आ गई। स्टोरेज में आपके पास रैम एंड रोम आई। रैम एंड रोम में आगे फर्दर टाइप्स आ गई। फिर हमारे पास कंप्यूटर की क्या टाइप्स थी, और किस किस्म के कंप्यूटर्स होते हैं। एनालॉग को डिस्कस किया हमने, डिजिटल को डिस्कस किया, हाइब्रिड को डिस्कस किया। ये सारा ओवरऑल आज का हमारा टॉपिक था। और इस टॉपिक को आप अगर लेक्चर्स भी लेना चाहेंगे तो आपको लेक्चर्स भी अवेलेबल होंगे, मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूँगी, और वहाँ से आप एक दफ़ा स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में आप बहुत अच्छे से समझ जाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़।